आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन में कौन सा जो गेस्ट पेपर होता है सबसे बेस्ट होता है और वो कब गेस्ट पेपर खरीदना चाहिए और साथ में उसका सही उपयोग क्या होना चाहिए, उसका कैसा सही उपयोग करे, कैसे उसमें से याद करे, कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि अधिकतर जो गेस्ट पेपर होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती है, यानी शब्द बहुत सारे गलत लिखे रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी उसमें गलत लिखा रहता है। तो इसको कैसे पहचाने, सही गेस्ट पेपर कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेस्ट पेपर कब खरीदना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि गेस्ट पेपर बहुत दिन पहले खरीद। देखिए गेस्ट पेपर क्या होता है, ये खुद का एक होता है कि खुद को जांच सकते हैं, खुद को ये समझ सकते हैं कि हम कितना पढ़े हैं, साल भर पढ़ाई जो किए हैं वो कितना हम पढ़ाई किए हैं, वो जांचने की एक विधि होती है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और अंतिम में गेस्ट पेपर खरीद कर सोचते हैं पास हो जाएंगे। पास तो हो जाएंगे लेकिन कुछ नॉलेज नहीं रह पाएगा। तो बाकी यही बात करेंगे हम लोग कि इसीलिए आप साल भर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को करने से पीछे नहीं हटना है, साल भर पढ़ाई करना है। उसके बाद परीक्षा के 1 महीना पहले आपको गेस्ट पेपर खरीदना है। परीक्षा के कितना दिन पहले? 1 महीना। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा गेस्ट पेपर बेस्ट होता है? परीक्षा के 1 महीना पहले, 1 महीना या 20 दिन पहले भी, 1 महीना पहले गेस्ट पेपर खरीदना है। गेस्ट पेपर खरीदे। अब 1 महीना पहले गेस्ट पेपर खरीदे। कौन सा गेस्ट पेपर बेस्ट होता है? देखिए कौन सा गेस्ट पेपर बेस्ट होता है, इसका जवाब एक ही। देखिए अब कैसे पता चल सकता है इसका जवाब कि कौन सा गेस्ट पेपर बेस्ट होता है? ये जवाब पता चलेगा दुकान पर जाने के बाद। क्योंकि देखिए दुकानदार वही गेस्ट पेपर, देखिए 2-3 तरह के गेस्ट पेपर लाते हैं, लेकिन दुकानदार ही बताएंगे कि हर साल कौन सा गेस्ट पेपर जो होता है वो बढ़िया रहता है, कौन सा गेस्ट पेपर से अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, या कौन सा गेस्ट पेपर। ये एक और तरीका होता है उस गेस्ट पेपर को पहचानने का। आपको गेस्ट पेपर जब लेंगे ना, 2-3 गो गेस्ट पेपर है, ठीक है, दुकानदार बता दे 1, 2 और 3, ये तीनों गेस्ट पेपर है जो सबसे बढ़िया है, ठीक है। उस गेस्ट पेपर को आपको लेना है और गेस्ट पेपर को अंतिम में, एकदम अंतिम पेज में क्या दिया होता है? प्रीवियस ईयर पेपर दिया होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर यानी पिछला साल का क्वेश्चन दिया रहता है। साथ में मान लीजिए पिछला साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 नंबर, 7 नंबर, और उसमें पिछला साल में उसमें स्टार बनाया रहता है, उस प्रकाशन द्वारा उसमें स्टार बनाया जाता है कि पिछला साल में ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारे किताब से क्वेश्चन आया हुआ है, कि मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है हमारे किताब से। तो पिछला साल भी देख कर समझ सकते हैं कि हाँ इस प्रकाशन से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ सकते हैं वो, यानी कि वो प्रकाशन समझ सकते हैं। दुकानदार ही बता देता है कि देखिए ये गेस्ट पेपर बढ़िया चल रहा है, ये गेस्ट पेपर बढ़िया चल रहा है, तो वहां से भी समझ सकते हैं। ये मत समझिए दुकानदार को कम नॉलेज होता है, और जो दुकानदार को भी एक्सपीरियंस होता है कई सालों से। देखिए वैसे दुकानदार के पास जो कई सालों से उसका दुकान है, ये नहीं कि नए दुकानदार के पास हम नहीं कर रहे हैं जाने के लिए, जिनका कई साल से एक्सपीरियंस है उनके पास से पूछकर कोई भी एक गेस्ट पेपर ले सकते हैं। आप देखिए गेस्ट पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें अधिकतर जो गेस्ट पेपर होता है, कुछ ही गेस्ट पेपर होता है जिसमें ठीक ठाक दिया रहता है। अधिकतर देखिए, और वैसे भी अधिकतर जो किताब होते हैं कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ हो ही जाती है प्रिंटिंग करने में, इधर उधर करके। तो गेस्ट पेपर में आपको अशुद्धियाँ देखेंगे, अशुद्धियाँ मतलब शब्द गलत रहेंगे या आंसर गलत रहेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन का आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर अधिकतर गलत रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखिए, मान लीजिए 100 या 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है ना गेस्ट पेपर में, 200 में आपको 10 से 12 को क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसका आंसर बिल्कुल गलत दिया रहता है उसमें। लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि 10 से 12 वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत रहता है। और एक बात, ये 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये मत समझ लीजिए 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम रट जाएंगे ना, तो हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 12 को आएगा या 8 को आएगा, 8 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा सीधा इस किताब में से आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं थी। 1 से 2 को क्वेश्चन में आता है, जो 8 को मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 8 को आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मानते हैं, वो उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए 8 को आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जो गेस्ट पेपर में 200 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इसमें से ये 8 में से मात्र 2 ही को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो बाकी नहीं, बस 2 ही को, 6 को बाकी अलग से क्वेश्चन रहता है। तो अलग से क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और अलग वाला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? अब देखिए, आप चाहेंगे कि 200 क्वेश्चन याद कर लें और सीधा सीधा 8 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मात्र 2 से अधिकतर 3 गो क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, इससे अधिक नहीं आता।
तो क्या करेंगे कि ये सीधा सीधा आठों का आठों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम सही दे पाए। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मान लीजिए पहला का ए बी ऐसे फॉर्म में रहता है, बी सी डी ई ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो आठों का आठों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम सही कैसे दे पाए? तो देखिए 200 जो क्वेश्चन रहता है ना ऑब्जेक्टिव, उस पर थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा, सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, कौन सी है? ये हम गेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं। गेस्ट पेपर में मान लीजिए 200 क्वेश्चन दिया हुआ तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। उत्तरी सीमा कौन सी है? ये आठों क्वेश्चन कैसे हल होगा उसी का तरीका हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मांडा, मांडा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। सी नंबर में मांडा आलमगीरपुर हो गया। ये अब यहाँ पर दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। और उसके बाद डी नंबर में है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। या डी नंबर में मान लीजिए सूतका गेंडोर, डी नंबर में क्या है? सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। अब देखिए ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सबसे उत्तरी सीमा जो है वो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो आपका दिया रहेगा पहला का ए मांडा। तो बहुत सारे बच्चे अब रट लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? मांडा। सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? मांडा। लेकिन बाकी वो नहीं देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर उत्तरी सीमा दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जाएगा दक्षिणी सीमा कि ये जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो लो सबसे उत्तरी सीमा दिया हुआ है, सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो यहाँ पर तो उत्तरी सीमा दिया हुआ है। आप सोचेंगे कि हम तो उत्तरी सीमा याद किए थे और सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सीधे सीधे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब देखिए आपको क्या करना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा दिया हुआ है ना, तो आपको अब इंटरनेट पर सर्च करना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन है, पश्चिमी सीमा कौन है, और सब याद करना पड़ेगा। और जब सब याद कर लेंगे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो कोई भी पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 200 क्वेश्चन है तो आपको 2 ही से क्वेश्चन नहीं याद करना है, एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 गो क्वेश्चन बनेंगे। तो 200 क्वेश्चन और मान लीजिए एक क्वेश्चन से 3 गो और क्वेश्चन बने, यानी कि 2 3 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन से उसके आसपास के भी क्वेश्चन आपको क्या करना है? इंटरनेट से सर्च करके और उसके बाद क्या करना है? याद करना है उसके आसपास के भी क्वेश्चन। और इससे इंटरनेट से सर्च करने से ये भी पता चल जाएगा इसका आंसर सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इंटरनेट से खुद भी सर्च करना है और उसके आसपास के बारे में भी क्या करना है? जानकारी एकत्रित करना है। तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और ऐसा करने से ये 600 जो क्वेश्चन याद कर लेंगे, 8 में से 8 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको पूरा आप कंफर्म उसका सही आंसर जरूर दे पाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर आप सही जरूर लिख पाएंगे। ये हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप गेस्ट पेपर खरीद लिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोच लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर गलत रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत नहीं रहता, वो सही रहता है। लेकिन वो किताबी फॉर्म में दिया रहता है, वो किताबी तरीका से दिया रहता है। अगर उसको रट कर याद करेंगे ना तो उस पर नंबर कम मिलने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि वो किताबी भाषा में लिखा रहता है, वो अलग ही तरीका से। अब किताबी भाषा से अपने भाषा में उसको कैसे देखिए, उस पर लिखा भी रहता है निर्देश में कि यथासंभव अपने शब्दों में ही इसका आंसर देने का प्रयास करें, या अपने शब्दों में ही इसका आंसर दे। सभी क्वेश्चन का आंसर परीक्षार्थी जो है वो अपने शब्दों में ही दे, उस पर लिखा रहता है निर्देश में भी। अपने शब्द मतलब किताबी भाषा को रट करना ही उस पर लिखना है। तो आपको क्या करना है, कैसे किताबी भाषा से अपने भाषा में उसको करेंगे? क्या करेंगे कि जितने भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय यानी बड़ा वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर, बड़ा वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता या किसी के बारे में भी लिखा हुआ है, या किसी के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। मान लीजिए लिखा हुआ है कि मौर्य सभ्यता का, मौर्य साम्राज्य का, साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई की चर्चा करें, इकाई
की चर्चा करें, चर्चा करें। अब यही क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई की चर्चा करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो आपको किताबी फॉर्म में दिया रहेगा। तो किताबी फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कह रहा है ना, तो इंटरनेट पर आपको सर्च करना है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में इंटरनेट पर बहुत अच्छा से दिया रहेगा, इंटरनेट पर बहुत अच्छा से दिया रहेगा। उसको एक दो बार पढ़ना है इंटरनेट वाला बात की क्या कह रहा है, क्या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन था। वैसे भी पहले आप पढ़ाई कर चुके होंगे तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में तो हल्का फुल्का जानते ही होंगे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में समझ लेंगे। और उसके बाद देखिए, किसी भी प्रश्न का आंसर 3 भागों में लिखा जाता है। पहला होता है उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है यानी बीच वाला भाग होता है, और उसके बाद कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होता है। तो देखिए ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है ना, तो इसके बारे में लिखा जाता है। अब इसके बारे में क्या, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई के बारे में चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा जाता है। शुरू में इंट्रोडक्शन जो परिचय होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उसके प्रतापी जो राजा थे, राजा के बारे में, संस्थापक कौन था, प्रतापी राजा, और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई के बारे में भी नीचे लिख दिया जाता है कि उसका प्रशासन कैसे कैसे था, और उसके ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। और नीचे जो बीच में होता है यानी कि बीच में जो बॉडी पार्ट होता है वहां पर प्रशासनिक इकाई के बारे में बहुत अच्छा से चर्चा करना है, प्रशासनिक इकाई के बारे में। और एक बात, वहां पर एक मैप बना सकते हैं। मैप क्या बना सकते हैं, एक मैप बनाकर, और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी, जो मौर्य यानी मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पाटलिपुत्र था मौर्य साम्राज्य की राजधानी। तो ये सब कर सकते हैं। और अंतिम में निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, निष्कर्ष ऐसे लिख सकते हैं कि जो कुछ भी शुरू से अंत तक लिखा हुआ रहता है ना, मान लीजिए जो परिचय में लिखे हुए हैं, जो बीच में लिखे हुए हैं बॉडी पार्ट में, उसी को अंतिम में छोटा करके और निष्कर्ष में लिख दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इंटरनेट से पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद गेस्ट पेपर में लिखा हुआ है उस दोनों बातों को समझकर और अलग से अपने कॉपी पर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अलग से एक आंसर खुद से बनाएंगे, और खुद से बनाने से फायदा ये होगा कि आपको लिखने की तो प्रैक्टिस हो गई, साथ में आपको क्या होगा कि उस आंसर भी बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, और उसी को बार बार पढ़िए और लिखिए। और ऐसे क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास कीजिए जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। मान लीजिए ये आपको घर पर ही आपको प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम से 1 महीना पहले की बात कर रहे हैं। घर पर प्रैक्टिस करेंगे कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है उसको भी लिखने का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस इतना अभ्यास हो जाएगा, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद ही उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अब ये क्या होता है, परीक्षा में पहली बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनका आंसर उसको नहीं याद होता तो अचानक उनको लिखना पड़ता है, जिसके कारण अच्छा से नहीं लिख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे ही सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अलग कॉपी पर एक बनाना है आप अपना आंसर, और बार बार उसको पढ़ना है और बार बार क्या करना है, लिखना है। और वैसे भी क्वेश्चन का किताब से आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, लेकिन लिखना अपने कॉपी पर है, अपना खुद से आपको क्या करना है, अपना आंसर बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन का भी हल करना है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उस क्वेश्चन को भी हल करना है, ताकि मतलब खुद से प्रैक्टिस रहे आपको क्या करने का, हल करने का क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हो। तो हमें लगता है कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हल करना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता दिया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और देखिए गेस्ट पेपर खरीदना कब होता है, 1 महीना पहले, एग्जाम से कितने दिन पहले, 1 महीना पहले। और घर पर खूब उसको लिखने के क्या करना होता है, उसमें जो क्वेश्चन दिया होता है याद करके और खुद से लिखने का क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है घर पर। तो हमें लगता है समझ में, ताकि एग्जाम देने जब जाएं तो सारा क्वेश्चन का आंसर याद रहे और खुद से उसका आंसर सही लिख पाए। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे समझ में आ गया होगा।